गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज कई दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कारण क्या था कि पिछले वीडियो में साउंड प्रॉब्लम था। साउंड जो है बहुत कम आ रहा था, जिसकी वजह से देखने वाले तो देख तो रहे थे मगर उन्हें वॉल्यूम का समस्या था। ये लोगों ने मुझे बोला सर वॉल्यूम ठीक कीजिए, तो आज मैंने उस वॉल्यूम को ठीक करने का प्रयास किया है। क्लास 10th मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। क्लास 10th का है, यह चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा तो क्षमा कीजिएगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है। द्विघात समीकरण आखिर कहते किसको है? द्विघात समीकरण आखिर कहते किसको है? तो एक ऐसा इक्वेशन है ना, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि जो वेरिएबल है जिस समीकरण में या जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसका फॉर्म देख लेते हैं पहले। पिछले क्लास में भी हम इसको लिखे थे। फॉर्म जो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इसी रूप में मिलेगा। हो सकता है कि इसमें हमारा कुछ टर्म्स ना मिले, 3 टर्म्स है, कुछ टर्म्स हो सकता है ना मिले, लेकिन पहला टर्म्स मिलेगा ही मिलेगा। बाकी के टर्म्स की हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें हम आगे की बात करें तो इसमें जो ए बी और सी, यह जो 3 वर्ड लेटर आया है, यह जो 3 लेटर आया है ए बी एंड सी, यह 3 लेटर्स जो हैं वो क्या हैं? आर इंटीजर्स हैं, नंबर हैं। ये 3 लेटर हैं वो क्या हैं? इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, है ना। जिसमें हमारा इसमें ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। जिसमें हमारा ए जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं हो सकता है। इसका खासकर ध्यान रखिए। तो आइए इसका इस तरह का फॉर्मेट पर हम एक एग्जांपल देख लें। 4x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल 0, या फिर ये भी हो सकता है 3x² प्लस 4, ये भी इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। या 5x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। अब इसमें सवाल आ रहा है कि यहाँ तो हमारा ए बी सी तीनों का रूप आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा ए है और यहाँ देखिए कि अगर हम बी इसको मान लेते हैं तो सी मेरा है ही नहीं। यहाँ ए है, बी मान ले, सी है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए बी हमको किसको मानना है? बी मिडिल टर्म को मानना है जिसमें एक्स का वेरिएबल होता है। यहाँ एक्स का नहीं है, तो ये हमारा हो गया सी, ये हो गया ए। अब यहाँ पर अगर हम बी को वैल्यू 0 रख देते हैं तो इसके अनुसार बी के वैल्यू के 0 के अनुसार हमारा यह मिडिल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। और 0 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको लिखना होगा 0 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3x² प्लस वटेवर जो भी है नंबर 0 होगा, x प्लस 4 इक्वल 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 0 से हम किसी भी वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू 0 आता है, और 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है अकेला, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमारा ये होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जो है इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उसी के बारे में अब हम चर्चा। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is called root of the equation। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो वैल्यू निकलेगा वेरिएबल का उसको हम रूट कह सकते हैं। इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उस x का वैल्यू जो भी निकलेगा उसको हम रूट कहते हैं, और रूट को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं रख करके। इक्वेशन में रूट का वैल्यू यानी x का वैल्यू या वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करने के बाद अगर इक्वेशन हमारा 0 हो जाता है तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आंसर वो मेरा सही होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा तरीका है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और जो तीसरा तरीका जो है वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यह 3 तरीके हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इंडिकेशन कर दिया जाएगा कि किस तरीके से यूज करना है। अगर इंडिकेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में क्वेश्चन में अगर इंडिकेशन नहीं है कि किस वे से बनाना है तो हमको जो आसान लगे हम उस मेथड का यूज करके और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, मैं इसको और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला जो हम बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड, पहला जो मेथड है सॉल्यूशन करने का वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इस मेथड में हम लोग स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा हुआ तो देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, और ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। तो ये हमारा हो गया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और इसी मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कहने का मतलब क्या हो गया? स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 भागों में बीच वाले टर्म को 2 भागों में हमको बांट देना है। अब 2 भागों में हम बांटेंगे कैसे, है ना? कैंची उठा करके बांटेंगे, काट करके बांटेंगे, या कैसे बांटेंगे? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला स्टेप स्प्लिट करने से पहले हमको क्या क्या ध्यान में बातें को रखनी है। पहला स्टेप, स्टेप 1 फॉर स्प्लिटिंग,
स्प्लिट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का। मतलब क्या हो गया, मतलब ए इंटू सी। स्टेप टू में दूसरे में करना क्या है कि हमको बी को यानी बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, यानी कि दो अलग अलग नंबरों में ऐसे डिवाइड करना है कि मान लेते हैं कि एक नंबर डी और एक नंबर ई में डिवाइड हुआ, एक डी और एक नंबर ई आया। तो ऐसे डिवाइड करना है कि डी और ई का प्रोडक्ट जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो, और डी प्लस माइनस ए यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बी के बराबर हो। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो, और डी और ई दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका वैल्यू बी के बराबर आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर सकते हैं डी और ई के टर्म्स में। अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब मेन इंपॉर्टेंट बात है स्टेप 1 स्टेप 2। मिडिल टर्म स्प्लिट को करने के लिए ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तब तो फैक्टराइजेशन मेथड आसान हो जाएगा आपके लिए। आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे बताइए, कैसे है? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। हमने पहले चर्चा किया कि इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वैसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने सबसे पहला स्टेप में क्या कहा था कि पहला स्टेप में कहा था कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकाल लें। अब यहाँ पर हमको बताइए फर्स्ट टर्म ये है और थर्ड टर्म हमारा ये है। फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, उनकी बातें कर रहे हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए। वेरिएबल को छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कांस्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें हमारा कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, वैसे नंबर को हम बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्त, जिसमें नज़र नहीं आता है उसमें भी होता है। क्या होता है, उसमें 1 होता है। यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1, और थर्ड टर्म की बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू है वो है हमारा 10, या यूं कह लें -10। तो माइनस को हटा कर चलते हैं 1 और 10, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 1
और थर्ड टर्म हो गया 10, इनका प्रोडक्ट हमारा हो गया 10। अब हमें ये बताइए, हमने सेकेंड स्टेप में क्या कहा था? स्टेप सेकेंड में हमने क्या कहा था कि बीच वाले टर्म को यानी कि थ्री को हमको ऐसे दो भागों में बांटना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट डी और ई का प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट और थर्ड के बराबर हो, है ना। और इन दोनों का जी प्लस माइनस यानी कि दोनों का प्लस सम या डिफरेंस, इसीलिए हम प्लस और माइनस दोनों लिखे हैं। प्लस करने पर और माइनस करने पर, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर, दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। अब दिमाग लगाइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम दो भागों में रखें तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। बताइए जी बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे कर सकते हैं। 3 लाना है हमें और प्रोडक्ट 10 लाना है, तो वैसा नंबर हमको ढूंढना होगा जिससे 3 आए। तो हमको क्या ये बताइए कि 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है नहीं होता है। और 5 को हम माइनस कर लेते हैं 2 से तो क्या हो जाता है, 3 भी मिल जाता है हमारा। इट मीन्स क्या हो गया कि जो डी है वो 5 रख सकते हैं और ई को 2 रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बस इसी चीज़ को लेकर चलना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमारा 3 की जगह क्या है -3, तो हमको यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें आ रहा है +3। हमको इसको -3 में रखना है, तो -3 में रखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको इसको माइनस में और ये 2 को प्लस में कर लेंगे, फिर भी तो आ जाएगा ना -3। एक माइनस में है और एक प्लस में है। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लें x² की, और यहाँ आ जाता है हम लोग -5x। इस वेरिएबल को अब साथ में रखना है क्योंकि हम इस 3x को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 5x और 2x में डिवाइड कर रहे हैं, तो -5x + 3x और ये माइनस का 10 यहीं रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मिडिल टर्म जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो गया। अब बताइए, सॉरी 3 का यहाँ नहीं, यहाँ का 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताइए ये 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 आया या नहीं आया? आया, बिल्कुल सही। और 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 आया या नहीं आया? ये भी आया। मतलब क्या है कि हमारा जो है वो स्प्लिटिंग सही जा रहा है। अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे मतलब पहला दोनों टर्म का एक ग्रुप बना लेंगे और फिर बाकी का 2 टर्म का दूसरा ग्रुप बना लेंगे। क्लियर? अब जब ये दोनों ग्रुप हो गए तो अब इन दोनों ग्रुप में से हमें कॉमन लेनी है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये बताइए। इसमें 1 है, इसमें भी 1 आएगा क्योंकि 1 के टेबल में 5 आता है, 1 ले सकते हैं हम लोग। चलिए 1 ले लिए। अब इसमें देखिए x का पावर 2 है, इट मीन्स कि x इसमें 2 है। अब इसमें x अकेला है तो x भी हम लोग ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब हमारा बताइए 1 का यहाँ 1 निकल गया, 2x में से यहाँ पर x का 2 है, x 2 है, एक x निकल गया तो एक x तो मेरा बच गया, बचा या नहीं बचा? बच गया, गुड। अब यहाँ देखिए ये प्लस का साइन नहीं है, ये क्या है, माइनस का साइन है, इसका माइनस का, तो ये माइनस का माइनस रहेगा। और ये बताइए ये 1 से 5 को डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो बच जाता है हमारा 5। अब आगे हम लोग इन दोनों में से भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। अब बताइए 10 2 का टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है या नहीं आता है? आता है, तो ये 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचा क्या, 5। और यहाँ से 2 जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x। और यहाँ माइनस का माइनस और ये 5 का 5, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, = 0 हो गया। अब हमें बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुछ नज़र आ रहा है कॉमन, ये टर्म्स और ये टर्म्स और ये टर्म्स में कॉमन नज़र आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है।
एक्स माइनस फाइव ये कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स माइनस फाइव हम निकाल लिए, बचा इसमें क्या 1x। 1x को हम सिर्फ सिंपली x लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ था, हम 1 लगाए थे, x हो गया। अब इसमें से हमारा ये निकल गया तो बच गया प्लस का 2, अब इज इक्वल टू 0। अब बताइए, यहाँ हो गया x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये -5, यह जो है हमारा LHS में -5 है, इसको हम RHS में ले जाएंगे तो ये +5 बन जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू देखिए 5 आ गया, और इसको प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो गया, 2 वैल्यू निकला, x का क्या निकल गया, 2 वैल्यू निकला। x का जो वैल्यू निकला, एक 5 निकला और एक -2 निकला, यही हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। इसमें कई सारे प्रश्न आएंगे, बीच वाले टर्म रूट्स में आ सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म रूट में आएंगे, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हम इसे एक रूट वाला भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। बस समझते जाना है, नहीं समझ में आता है आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एक रूट वाला क्वेश्चंस बता देते हैं, उसके बाद आप लोग प्रयास कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो प्रश्न नहीं आएगा आप उसे हमें मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो यही देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। अब है, क्यों है? क्योंकि इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। अब जब चूंकि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का रूट भी निकलेगा, उसको भी बताएंगे कि किसका रूट निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, उसको नेचर कहते हैं। अब सिंपली है, यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने के फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तो हमने पहला स्टेप्स क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट हो गया हमारा √2 इंटू यहाँ पर आ गया देखिए 5√2। अब ये बताइए कि √2 को हम 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, √2 और √2 2 बार हो गया, तो रूट में जब भी कोई दो नंबर सेम होते हैं तो पेयर जब भी बनता है तो एक बाहर निकल आता है, तो √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 होता है, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स 10 हो गया। वैल्यू हमारा हो गया क्या, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो वैल्यू हो गया वो हमारा प्रोडक्ट जो हो गया वो 10 निकल गया। अब सेकंड स्टेप में हमने बताया कि बीच वाले टर्म को 2 भागों में बांटना है। अब ये हमें प्लस का 7 है, 7 को 2 भागों में बांटना है कि प्रोडक्ट जो है वो 10 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7 हो जाए। तब हम यहाँ पर 5 और 2 इंटू 2 करते हैं तो 10 भी आता है, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आता है। देखिए बिल्कुल सही, 7 आ गया। 5 और 2 में इसको भी स्प्लिट करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। बस प्रोसेस वही है। अब यहाँ से हम ब्रैकेट सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें, कॉमन लेने की बात करते हैं तो जब हम कॉमन लेने की बात करते हैं तो इसमें हमें बताइए कि कॉमन क्या है। √2 इसमें है, इसमें नहीं है, x दोनों में है, चलिए x कॉमन ले लेते हैं। तो x जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारा ये √2x बच जाता है और इसमें हमारा 5 बच जाता है।
इसमें से हम प्लस का √2, अब चूंकि इसमें कोई कॉमन, अब ये बताइए √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा बच जाता है √2x। जो चीज़ नहीं है आप डिवाइड करके देख लीजिए ना। √2 से 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो √2 अगर करते हैं तो वैल्यू 2 आता है। क्यों? इनका प्रोडक्ट 2 आएगा। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो √2 लाना है तो हम रूट से मल्टीप्लाई कर लिए। जब रूट को हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हम इसके जगह पर क्या कर लिए, 2 की जगह पर सिंपली √2 आ गया और यहाँ से √2 यहाँ आ गया था, चूंकि यहाँ पर केवल 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम हो गया, तो √2x प्लस 5 इन कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ पर और आगे बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस का √2, यानी हमारा जो x का जो वैल्यू आया वो हो गया क्या, -5 √2 डिवाइडेड बाई √2 और आया क्या, माइनस का √2। यही हमारा इस इक्वेशन का आंसर होगा। समझ में आ गया होगा हमको। अगर इसमें दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी अगला जो मेथड हम बताएंगे अगले दिन, कल के दिन हम बताएंगे। अगला जो मेथड है वो है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इस पर से आपके किताबों में कई सारे प्रश्न होंगे, आप उनको बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।